आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसको ये टॉपिक अगर याद होगा तुम लोग को, 12th वाले जो रिपीट कर उनको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कैसे समझेंगे इसको, याद है? इसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। आघूर्ण वर्ड यूज करेंगे इसके लिए। आघूर्ण मतलब घूमना। देखो इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर उसमें सीधा चल रहा था, अब इसमें चीजें क्या हो रही हैं, गोल घूम रही, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा, इस टॉपिक को समझने के लिए, वो होगा रिजिड बॉडी क्या होता है। रिजिड बॉडी क्या होता है समझते हैं इसको ना। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। इसको इस एक्सिस पे रख के गोल घुमाना स्टार्ट किया और इसको इस एक्सिस पे रख के गोल घुमाना स्टार्ट किया। एक बार विजुअलाइज करो क्या होगा। गोल घुमा रहे हैं ना, तो क्या होगा बताओ। अगर ये ऑब्जेक्ट सॉलिड होगा तो इसके बीच के मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। इस स्प्रिंग के बारे में सोचो, जब ये घूमना स्टार्ट करेगा तो स्प्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब ये रिजिड नहीं है। रिजिड वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस सेम रहे। जब भी किसी चीज को गोल घुमाए और उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, सेम रहे, ऐसे ऑब्जेक्ट को ही क्या कहते हैं हम लोग, रिजिड ऑब्जेक्ट कहते हैं। रिजिड बॉडी समझ में क्या होता है, समझ में आया? रिजिड बॉडी क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस या ऐसा ऑब्जेक्ट जो पूरे मोशन के दौरान, उस मोशन के दौरान उसके बीच के मॉलिक्यूल का डिस्टेंस में कोई चेंज ना है। एकदम आइडियल ऑब्जेक्ट है, समझ में आया? ठीक है। ऐसा है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं पता नहीं, लेकिन हम लोग अभी क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि चाहे किसी भी टाइप का मोशन करवाऊंगा, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या मान के चलना पड़ेगा, एक रिजिड बॉडी। समझ में है? अब रिजिड बॉडी कैसा कैसा मोशन कर सकता है। देखो अभी तक हम लोग जो पार्टिकल ले रहे थे, जो ऑब्जेक्ट ले रहे थे, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट था। उसके खुद के डायमेंशन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता था, ठीक है। अभी जो ऑब्जेक्ट है उसका एक पर्टिकुलर लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो सकता है। अब ये ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो क्या होगा, ये सोचना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो कि यहाँ पर एक पार्टिकल है और यहाँ पर एक पार्टिकल है, पूरा ब्लॉक सीधा ढकेल रहे हैं आगे की ओर, तो ये किधर जाएगा, ऊपर वाला पार्टिकल किधर जाएगा, सीधा, और ये वाला पार्टिकल भी किधर जाएगा, सीधा। मतलब ये दोनों हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। समझ रहे हो ना? जैसे इस पेन को देखो, इस पॉइंट को चेक करना। अगर ये सीधा मूव कर रहा है ऐसा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम है। और जब मैं स्ट्रेट लाइन पे मूव करता हूं तो ये वाला पार्टिकल का पाथ और ये वाले पार्टिकल का पाथ पैरेलल है। समझ में आया? इस टाइप के मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। इसमें हर एक पार्टिकल जो होता है दूसरे पार्टिकल के पैरेलल मूव कर रहा होता है। समझ में आया? ठीक है। ये कब पॉसिबल है, जब ऑब्जेक्ट कैसा हो, रिजिड बॉडी। अगर इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा होता तो हम लोग क्या देखते, क्या हम लोग बोल सकते थे कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पे, क्या ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पे? इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा होता, कम हो रहा होता, बढ़ रहा होता, तो क्या हम लोग बोल सकते थे कि इनका जो रास्ता बनेगा सीधा बनेगा? नहीं। पहला पार्ट समझ में, रिजिड बॉडी क्या होता है समझ में आया, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन समझ में आया क्या होता है। अब देखना रोटेशनल मोशन के बारे में स्टडी करते हैं क्या होता है। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी है। अब क्या हो रही है, घूम रहा है, मान लो ऐसा, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, जितना ये घूम रहा है उतना ये घूम रहा है। क्या ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रिजिड बॉडी है। अगर रिजिड नहीं होता तो हो सकता था कि ये ज्यादा घूमता और ये कम घूमता, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जितना ये घूम रहा है उतना ही ये घूम रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि रिजिड बॉडी है। ऐसे दो ही पॉइंट ले सकते हो क्या, ये और यही ले सकते हैं क्या? इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है, छोटे छोटे, हर एक पार्टिकल साथ में घूम रहे हैं, ठीक है। तो अगर सबका पाथ बनाने की कोशिश करें तो मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट होता और इस एक्सिस के अलोंग जो कॉपी ब्लैक बोर्ड के ऊपर है ये घूम रहा होता है ऐसा,
तो यहां पे रखा हुआ पार्टिकल, यहां पे रखा हुआ पार्टिकल, यहां पे रखे हुए पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? ये सर्कुलर होगा, ये भी सर्कल में घूमेगा, ये भी सर्कल में घूमेगा। सबका सेंटर क्या है? सेम है, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, एक ही सेंटर। समझ में आया? पक्का? संकेंद्रीय, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संकेंद्रीय। तो हम लोग के पास क्या समझ में आया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा हो, तो उसके हर पार्टिकल एक दूसरे के चक्कर लगा रहे होते हैं और एक फिक्स एक्सिस होती है, उसी में उसका सेंटर लाई करता है। सेंटर कहाँ होगा? इसी लाइन पे लाई करेगा, बीच वाले भाग पे जिस पे घूम रहा था। मान लो ऐसा मोटर लगा दिए हैं, ये मोटर है और मोटर पे लगा के इसको छोड़ दिया तो ये घूमेगा ना ऐसा। समझ में आया? तो ये पूरा टॉपिक होगा कि इसको हम लोग कितना स्पीडली घुमा पाएंगे या नहीं घुमा पाएंगे। पूरा टॉपिक इसी पे बेस्ड होगा। मतलब रोटेशन होने के लिए कंडीशन क्या क्या हो सकती है। इससे पहले लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब पढ़ रहे थे। अब क्या हो रहा है? ये घूम रहा है, तो लीनियर मोमेंटम के बारे में बात नहीं करेंगे, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो एक वर्ड यूज करेंगे, एनालोगस। एनालोगस जानते हो क्या होता है? एनालोगस एनालोगस का मतलब क्या होगा? सेम होगा लेकिन वही चीज नहीं होगी। ठीक है? जैसे वहां पर वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को एस बोलते थे, उसका एनालोगस क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहां पर वेलोसिटी को v बोलते थे, यहां पर क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है? लीनियर मोशन में इसको एक्सेलरेशन बोलते थे, यहां पर अल्फा बोलते हैं। याद आ रहा है? वहां पर लीनियर मोशन में मोमेंटम को p बोलते थे और यहां पर मोमेंटम को l बोलेंगे। इस पूरे के नाम के आगे एंगुलर लगाते जाएंगे। थोड़ा मोड़ा समझ में आया? यहां पर जो चीज हो रही है उस चीज का नाम क्या है? रोटेशनल मोशन। समझ में आया? अब किसी भी मोशन को समझने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होता है वो होता है उस पार्टिकल पे का मास। मास किस चीज के बारे में बताता है? मास बताता है उसके अंदर कितना इनर्शिया है। मतलब अगर मास ज़्यादा है तो वो उस पोजीशन पे ज़्यादा देर तक बना रहेगा, अगर मास कम है तो उस पोजीशन को इजीली डिस्प्लेस किया जा सकता है। तो इस साइड पे एंगुलर, लीनियर के साइड पे क्वांटिटी आ रही है मास, वैसे ही रोटेशनल के साइड पर एक क्वांटिटी आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है? इसी आई के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ये जो आई होगा, ये आई ही क्या कहलाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। थोड़ा हमरा समझ में आया? जो काम वहां पर मास के से समझ में आता था, जो टॉपिक उस टॉपिक पे लीनियर मोशन के टाइम पे जिस टॉपिक को मास से समझाते थे, इस चैप्टर में उसी चीज को मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से समझाएंगे। ठीक है? अब समझना ना, एक ट्रक को ढकेलना सरल है या इस चेयर को? क्यों? मास ज्यादा। ठीक है? अब क्वेश्चन पलट दिया, एक ट्रक को घुमाना सरल है कि इस चेयर को? चेयर को। क्यों? क्योंकि घुमा रहे हो ना, तो वर्ड यूज करेंगे क्योंकि ट्रक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है चेयर के तुलना। कहानी समझ में आई? कहानी थोड़ा हमारा समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ठीक है? क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन में अब क्या बोल रहे हैं? घुमाना है। एक छोटा पंखा है, एक बड़ा पंखा है, किसको घुमाना ज्यादा सरल? छोटे वाले को। छोटे जल्दी घूम जाएगा, छोटे को हाथ से भी रोक सकते हो और बड़े को नहीं रोक सकते। समझ रहे हो? ये अभी और भी कहानी है, उसमें एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे बताया था पहले पिछले बार भी कि एक हल्की गाड़ी को रोकना सरल है कि भारी, तो उसकी वेलोसिटी को भी कंसिडर करना पड़ता है, तब बता पाते हैं कोई चीज़ को कैसे रोक सकते हैं। याद आ रहा है? ठीक है? तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी सोचनी है जो मास के जैसा काम करे। ठीक है? समझ में आया? एकदम ये वैसे ही काम करेगा जैसे उस चैप्टर में क्या काम करता था मास, इस चैप्टर में क्या करेगा? वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करेगा। तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला निकालना। क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए? एक फॉर्मूला। तो जैसे मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है,
इस ऑब्जेक्ट में ये एक्सिस है, मतलब मोटर को यहाँ फिट किए, और इसमें बहुत सारे पार्टिकल है m1, m2, m3 और यहाँ पर कोई पार्टिकल है mi। mi मतलब कोई भी जनरल पार्टिकल हो गया, ठीक है। तो टोटल मास कितना होगा बताओ ऑब्जेक्ट का? टोटल मास कितना होगा? ऐसा लिख सकते हो समेशन ऑफ mi। i मतलब कोई जनरल पार्टिकल था, समेशन का मतलब है जोड़ना, और समेशन mi का मतलब है m1 प्लस m2 प्लस m3। जैसे समेशन mi लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट ऐसे जोड़ते जाएंगे। कोई डाउट है? इकलौती ऐसी चीज जो हमेशा एक ही जैसी रहती है उसी काइनेटिक एनर्जी। याद करो, काइनेटिक एनर्जी का कोई खास वेक्टर का फॉर्म का यूज नहीं करना पड़ता, उसको सिंपली समझा जा सकता है, सिर्फ वेलोसिटी चाहिए होती है। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो, पहले वाले पार्टिकल की ना, तो मैं लिख सकता हूँ m1 मास था और इसकी वेलोसिटी थी v1, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बताओ? हाफ m1 v1 स्क्वायर। लिख सकते हो पहले वाले का। दूसरे वाले का कितना होगा? हाफ m2 v2 स्क्वायर। तीसरे वाले का कितना होगा? हाफ m3 v3 स्क्वायर। ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? सबको जोड़ देंगे, जोड़ दो, क्या आएगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर डॉट 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 हाफ mn vn स्क्वायर। सबको जोड़ने पे मिलेगा काइनेटिक एनर्जी। नहीं समझे? काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल का हाफ mv स्क्वायर, दो पार्टिकल का हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर। ऐसे कितने पार्टिकल? बहुत सारे पार्टिकल है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, तो जब भी कोई चीज गोल घूम रही होती है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हो क्या? v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। ठीक है। अब देखा ना, इसको समझना। ये पेन याद है? ये जितना घूम रहा था उतना ये भी घूम रहा था, देख लो, देख रहे हो ना? तो सबका एंगल सेम है, एंगल सेम है तो सबका ओमेगा सेम है। ओमेगा सेम है कि नहीं? पर आर, सबका आर सेम है क्या? देखो, इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी सेम है क्या? ऐसा लिख सकते हो क्या? उसी जगह पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाफ का हाफ m1 ओमेगा r1 का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो वहां पर पुट किया हुआ v के जगह पे ओमेगा आर, ओमेगा को ओमेगा ही रहने दिया। दूसरे वाले का क्या निकलेगा? हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 का स्क्वायर। ठीक है। ऐसे बढ़ते जाएंगे, लास्ट वाले का क्या निकलेगा? हाफ mn ओमेगा स्क्वायर rn का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? पहले सोचो, सब में ओमेगा लिखा हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, उसी को तो लिखा हो, कुछ अंतर ही नहीं है इसमें। याद रखा? सब में से हाफ कॉमन ले लूं और m1 ओमेगा स्क्वायर, m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर डॉट 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 mn rn का स्क्वायर कॉमन ले लें, और यहाँ पर सब में बाहर क्या निकल जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अगर इस पूरे पार्ट को I कह दूं तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला लिख सकते हो क्या? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? सोचो। ठीक है। फिर से टॉपिक समझेंगे ना। टॉपिक चल रहा था कि जब भी कोई चीज रोटेट करता है तो मास के जैसा कौन सा टॉपिक, मास के जैसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होता है। हर चीजें एनालॉगस है यहाँ पर। जैसे लीनियर मोशन की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन के बदले एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। ठीक है। लीनियर मोमेंटम की जगह पे एंगुलर मोमेंटम आता है। तो मास की जगह कौन आता है ये सोच रहा था। यहाँ तक समझ में आया? तो हम लोग क्या निकाले कि अगर ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल हो जाएंगे। सारे पार्टिकल का अगर काइनेटिक एनर्जी निकालो तो हर एक काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर क्वांटिटी, इसमें दिमाग लगाना नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होगा? हाफ m1 v1 हाफ m2 v2 हाफ, तो टोटल एनर्जी कितना निकलेगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना निकलेगा? हाफ सबका स्क्वायर। अब v की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा आर। ओमेगा सबका सेम है, याद है ना? जब भी कोई चीज गोल घूम रहा है तो सबका ओमेगा क्या है? बिल्कुल सेम है। तो ओमेगा सबका क्या हो गया? सेम हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग रिजल्ट क्या निकाल लिए? इतना निकाले।
अगर काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करें जनरल फॉर्मूला से तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर होता है। देखो एनालोगस में देखना ना, m के v के जगह पे ओमेगा होता है, तो I के जगह पे m होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला दिख रहा है? इस पूरे पार्ट को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहे हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इसको मिटा दे रहा हूं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वर्किंग फॉर्मूला क्या निकला बताओ खुद से? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? सोचो एक बार, m1 r1 m2 r2 m3 r3 सबको जोड़ देंगे तो जो मिलेगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। फॉर्मूला समझ में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एम आर स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ? ठीक है, कोई डाउट है कहीं पर? एक्चुअली ये क्या है? ये है m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर, और ये डॉट डॉट बढ़ता जाएगा। इसको लिख सकते हैं समेशन। समेशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। किसको जोड़ना है? mi और ri को जोड़ना है, और m का तो स्क्वायर नहीं है लेकिन r का स्क्वायर है। समझ में आया? ये एक वर्किंग फॉर्मूला हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो सेम चीज़ के बारे में बताता है जो चीज़ मास के बारे में बताता है। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है? I की वैल्यू जो है वो मास पे भी डिपेंड कर रही है, और I की वैल्यू जो है वो R पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? M पे भी डिपेंड कर रहे हैं और R पे भी डिपेंड कर रहे हैं। एक कॉमन सा क्वेश्चन सोचते हैं हम लोग। ठीक है, किसी चीज़ को गोल घुमाने की कोशिश करनी है। क्या करने की कोशिश करना है? उसको गोल घुमाने की कोशिश करना है। दोनों का मास सेम है लेकिन साइज अलग अलग। मतलब समझ रहे हो ना? एक ऐसा रॉड है, एक किसी मटेरियल का बना हुआ लंबा रॉड है, लेकिन ऐसा है कि दोनों का मास बिल्कुल सेम है। किसको इजीली घुमा लो? छोटे वाले को। समझ रहे हो ना? जिसका आर कम होता है उसको इजीली घुमा लेते हैं, मतलब उसका इनर्शिया कम है। ठीक है, और जिसका आर ज़्यादा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा है, तो इजीली नहीं घुमा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर को रोल किए हो क्या? सिलेंडर को रोल किए हो? किए? हाँ, तब ठीक है। वॉइस तो किए होगे ना? तो सिलेंडर को ऐसे लुढ़काना सरल होता है, धक्का मारो गोल घूमते जाता है ऐसा, लेकिन ऐसे घुमाना ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। क्यों ऐसा हुआ बताओ? क्वेश्चन समझ में आया? देखो, इस समय रेडियस इतना था, आर कम था, मास तो फिक्स है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इसका? कम। अब क्या किया? पलटा रहा हूं ना ऐसा। जब पलटाओगे तो आर यहां से यहां तक हो जाएगा। ठीक है, मास उतने का उतना ही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? ज्यादा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इसका मतलब क्या होता है? इसको हम लोग नहीं घुमा पाएंगे। समझ रहे हो ना? जैसे कोई भी चीज को देखो, चक्के को अगर ऐसा गोल घुमाऊंगा ऐसा तो घूम जाता है, लेकिन उसको पलटाओगे ज्यादा ताकत लगता है। समझ रहे हो ना? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे डिपेंड करता है। सेम चीज़ को लुढ़काना या ढकेल के जब गोल घुमा रहे हो तो ईजी पड़ रहा है। क्यों? इसको ऐसा घुमाना सरल पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू इतनी है, और जब उसको पलटा रहे हो तो ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आर बढ़ गया। नहीं समझे? थोड़ा बहुत समझ में आया? ये क्यों हो रहा है ऐसा? सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से। पहला एग्जाम्पल समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एक ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में यहाँ पर आयरन है और यहाँ पर वुड है, और यहाँ से घुमा रहे हैं। एक और तरीका देखो, इसी में यहाँ पर आयरन है और यहाँ पर वुड है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है ना? अब यहाँ पर मोटर फिट कर दिया और मोटर को चालू कर दिया तो घूमेगा। यहाँ पर मोटर लगा हो तो ये भी घूमेगा। समझ में? तो किसको घुमाना इजी पड़ेगा, फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को?
इजी पड़ेगा कि फर्स्ट वाले को इजीली घुमा लोगे? यही दिमाग लगाना। हाँ, ये ए या बी ये बताओ। चलो, दोनों में तो वुड और आयरन दोनों में ही है ना, दोनों का मास सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, सब चीज सेम है, बस किस चीज का डिफरेंस है? आर का। देखो यहां पर मोटर फिट किया हो ना, तो भारी वाला यहां पर है, ये आर है, और इसमें आर ये है। अब लगाओ दिमाग, किसका आर ज्यादा है? तो ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया, ए का मोमेंट इनर्शिया ज्यादा हो गया, मतलब उसको घुमाने में ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। और इस वाले केस में आर का मान कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम लगेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या होता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे भी डिपेंड करेगा और आर पे भी डिपेंड करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो मास के जैसा है। वहां पर जो चीज मास से समझाई जाती थी, वहां पर ये पूरा टॉपिक किससे समझाया जाएगा? आई से। और आई की वैल्यू क्या निकल के आई बताओ? आई का वैल्यू निकल करके आया समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करो। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिसमें दो ही पार्टिकल है। यहां तक समझ में आया? कितने पार्टिकल है इसमें? दो। और पूछा कि इसका मास मान लो है m और इसका मास भी है m। ठीक है, पूछा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाला, तो उसमें R यूज हो रहा है। R का मतलब है कि ऑरिजिन सेट करना पड़ेगा। याद है सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें भी ऑरिजिन सेट करना पड़ता था, इसमें भी सेंटर सेट कर लो। तो मान लो ये है ऑरिजिन 0, तो पहला वाला मास कहाँ पर है? 0 पे। इसकी लेंथ थी मान लो L, तो प्लस क्या हो जाएगा? m इंटू L का स्क्वायर। नहीं समझे? ये वाला मास 0 पे है और ये वाला मास कहाँ पर है? L पे है। तो फॉर्मूला क्या होता है? mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। बस ये जोड़ना है दोनों को। तो कितना आ जाएगा बताओ? I का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? ml स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा। किसके लिए निकाले? अगर दो ऑब्जेक्ट हो, फॉर्मूला सिंपल है ना, mr स्क्वायर तो लगाना है, बस r चाहिए होता है। r क्या होगा? ऑरिजिन सेट करना पड़ेगा। बनेगा? यहां तक बन जाएगा ये। एक और ट्राई करो। मान लो दो बॉल्स हैं, एक बॉल का मास है 3 kg, दूसरे बॉल का मास है 3 kg, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर। क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या होगा। पहला स्टेप क्या होगा? ऑरिजिन सेट करो। ऑरिजिन मतलब किसी को भी ले सकते हो ना। अगर इसको लेते हो तो ये 0 हो गया, 0 से ये कितना दूरी पे है? 2 पे, तो ये 2 हो गया। ठीक है, इसका पोजीशन कितना है? 0, तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब ये तो 0 हो गया और ये हो गया 4, 4 या 12। अब यूनिट चेक करते हैं ना, यूनिट क्या होगा? मास का क्या होता है? kg, और लेंथ का क्या होता है? मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर। तो 12 kg मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। बन जाएगा? बना लोगे? बनाओ, वो तो जो समझ में आ रहा है उसी को बनाओ फिलहाल में, है ना। अगला देखो, मान लो एक सिस्टम ले लिए, 3 मासेस हैं। ठीक है, इस पार्ट ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये डिस्टेंस है 2 मीटर, और इसका मास है 3 kg, इसका मास है 3 kg, और इसका मास है 3 kg। अब ऑरिजिन दे दिया हूं मैं, एक्सिस ये है, एक्सिस के बिना नहीं बता सकते, मतलब मोटर को यहां फिट किया, तो जहां मोटर फिट किए होगे वो एक्सिस हो जाएगा, उसको क्या मान लेंगे? 0। ये क्या होगा? 2, और ये क्या होगा? 4। नहीं समझे? तो पहला वाला मास क्या होगा? I का फॉर्मूला निकलेगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस
3 × 4 का स्क्वायर। ये 2 नहीं लेंगे इस बार, याद समझ में आया? तो क्या निकलेगा i का वैल्यू? ये हो जाएगा 12 + 48, ऐसी कुछ आ रहा है क्या? 50 क्या? kg मीटर वो 60 आ रहा है क्या? 60, ठीक है। बाकी समझ में आया? अब क्वेश्चन क्या बोला कि इस बार सेम क्वेश्चन है ना, 3 मासेस थे, ये 3 था, ये भी 3 kg था और ये भी 3 kg था। इस बार पहले बार रोटेशन कहां से कर रहे थे? फर्स्ट वाले मास से। इस बार बोल रहा हूं सेंटर इस मास से रोटेशन करना, तो जहां से रोटेशन करते हैं उसको 0 मान लो, तो ये 0 हो गया। राइट साइड वाले को क्या बोलोगे? +2, और लेफ्ट वाले को क्या बोल दोगे? -2। सिंपल मैथ्स है ना, ये तो पता है ना। एक्सिस में बीच वाला 0 होता है, इधर वाले उधर वाले की वैल्यू लेते हैं। अब बताना क्या निकलेगा? 3 × -2 का स्क्वायर + 3 × 0 + 3 × 2। ऐसा कर सकते हो क्या? तो कितना आ जाएगा बताओ? 3 × 4 + 0 + 3 × 4, ये हो गया 12 + 12 = 24। अलग आंसर आ गया क्या? देखो तो पिछला आंसर कितना आया था, अगला आंसर कितना है? अलग आया किसी में? अलग आ गया। कुछ समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? कि वो किस पे डिपेंड करता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ इसी क्वेश्चन से क्या समझ में आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, अक्ष पे निर्भर करेगा। इससे पहले कि जितने भी बनाते थे उसमें कहाँ से घूम रहा है, कहाँ पर फोर्स लगा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अभी क्या समझ में आया? ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो एक्सिस पे डिपेंड करती है। समझ में आया? अगर नहीं डिपेंड करती तो हर जगह सेम आंसर आता। इसका सेम आंसर आया क्या? नहीं, मतलब कहाँ से घुमा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। इसको समझ सकते हो प्रैक्टिकली भी। जैसे मान लो एक बांस होता लंबा और बांस को खड़ा करना होता। क्वेश्चन समझ में है? बहुत लंबा बांस है, तो जिस जगह खड़ा करना है वहां से पकड़ के उठाओगे कि बीच से पकड़ के उठाओगे? है ना? समझ रहे हो बीच से क्यों उठाते हैं? क्योंकि देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? कम, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? ज्यादा। समझ में आया? तो किसी भी किनारे से अगर उठाने की कोशिश करोगे, उठाना का मतलब एंगल ही तो बना रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा है, और बीच पे सेंटर से पास होने वाले पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? कम है। क्या समझ में आया? कि अगर किसी भी चीज को गोल घुमाना होता है तो कहां से घुमाएंगे? बीच से घुमाएंगे, जहां पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। थोड़ा मोड़ा समझे? जैसे मान लो कोई आदमी सोया हुआ है, ठीक है, तो अगर उसको उठाना है, खड़ा करना है, तो हम लोग उसके पैर को उठाएंगे तो पूरा खड़ा हो जाएगा क्यों? ठीक है, समझ? पूरा एकदम फ्लैट खड़ा लेटा हुआ है, ऐसा बिल्कुल फ्लैट, नीचे प्लैंक लगी हुई है, तो अगर उसको उठाना है तो पैर से अगर उठाने के बाद सिर से उठाने की कोशिश करोगे तो नहीं खड़ा हो पाएगा। पर बीच से किसी चीज को अगर गोल घुमाना है आदमी को, जैसे मान लो किसी आदमी को पलटना होता है, तो देखना जितने भी रेसलर्स होते हैं वो कमर पे हाथ लगाते हैं, ठीक है, और किसी भी आदमी को गोल घुमाना है उसके कमर पे हाथ रख के ऐसा कर दो, अपने आप गोल घूम जाता है। पैर से खींचोगे तो गोल नहीं घूम पाएगा, पर कमर से अगर पकड़ के ऐसे घुमा दो तो फ्लिप कर जाएगा तुरंत। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि जब बीच से घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? कम था, और एंड से घुमाने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया था? ज़्यादा हो गया था। ये हर बार एप्लीकेबल हो जरूरी नहीं है, ये मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करेगा। अभी के केस में मास का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों से बराबर था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पहला पार्ट समझ में आया? कोई डाउट है इसको समझने में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ रहा है क्या होता है? 2 पार्टिकल का निकाल लिए, एक और ट्राई करो। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पर वो पार्टिकल रखा हुआ है, और ये लेंथ दी हुई इस बार 2 मीटर, और ये एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, और यहां से रोटेट कर रहे हैं। तो बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा?
कुछ गोदो, लिखो, पढ़ो, तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आने वाला। जब ये गोल घूमेगा तो ऐसा घूमेगा, तो क्या ये रेडियस है? समझ में आया ना क्वेश्चन क्या है? फॉर्मूला में तो रेडियस चाहिए होता है, तो ये रेडियस होगा, ये, इसको निकालना पड़ेगा। समझ में आया? नहीं समझ पाए? यहां से घुमा रहे थे और ये डिस्टेंस 2 मीटर दिया, क्वेश्चन में दिया इसको है, एक्चुअली देना इसको चाहिए था। ठीक है, तो अब बताओ कैसे बनाओगे? हाँ, जिसमें एंगल बनता है वो क्या होता है? कॉस। तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos 30, और जिसमें एंगल नहीं बनता वो क्या होगा? 2 sin 30। याद आया? तो r की वैल्यू कितनी हो गई? r की वैल्यू हो गई 2 sin 30, और मास से मान लो 1 kg, ऐसा एग्जांपल ले लिया, 1 kg। तो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² लगा दो। ठीक है, तो 2 का 2 sin 30 कितना हो गया? 1/2, काट दिए, 1 बचा, तो I की वैल्यू निकल जाएगी 1 × 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर। आया आंसर? समझ पाए क्वेश्चन को? समझ में आया क्वेश्चन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं हम लोग। जो चीज़ें लीनियर मोशन में मास के द्वारा समझाई जाती है, वही चीज़ सर्कुलर मोशन में आई के द्वारा समझाई जाती है। वहाँ पर मास को डायरेक्टली m ले लेते थे, रेडियस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, साइज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, क्योंकि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट था। अब जो ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो कैसा ऑब्जेक्ट है? रिजिड ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका साइज भी होगा, और जब साइज होगा तो r का इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। समझ में आया? ये 2 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। और बढ़ाएं क्वेश्चन। मान लो कि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, यहां से घुमा रहे हैं ऐसे, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, यहां पर एक मास रखा हुआ है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां पर एक मास रखा और यहां पर एक मास रखा हुआ है, और ये एक्सिस है रोटेशन की। क्वेश्चन समझ में है? अब अगर रोटेशन की बात करें तो इसका रेडियस, ये तो ऐसा घूमेगा, ये होगा रेडियस, मान लो ये 1 मीटर है, तो ये भी 1 मीटर होगा और ये भी 1 मीटर होगा। समझ में आया? तो ये कैसा घूमेगा बताओ, ये वाला पॉइंट? तो इसका रेडियस तो ये होगा, नहीं समझे? इसका रेडियस इतना, इसका रेडियस इतना, और इसलिए तो 0 पे ही है। बनाओ, एंगल 60 डिग्री है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल था। सबका मास बराबर है ना, mm है, m मान के बना दो। तो पहले वाले का पोजीशन कितना होगा? 0। दूसरे वाले का पोजीशन कितना हो जाएगा? 1। इसका पोजीशन क्या होगा? देखो ये पूरा 1 है, तो इसका आधा है ना, तो ये 0.5। नहीं समझे? ये पूरा 1 है तो इसका आधा होगा, आधा मतलब 0.5। अब क्या निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ? m × 0 का स्क्वायर प्लस m × 1 का स्क्वायर प्लस m × 0.5 का स्क्वायर। ये 0 हो गया, ये बचा m प्लस 0.25 m, तो 1.25 m। नहीं समझ में आया क्या? डायग्राम बनाओगे तो समझ में आएगा। और डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, जितने भी पार्टिकल होंगे सबको क्या करेंगे? बनेगा? एक क्वेश्चन ट्राई करो लास्ट। एक ऐसा सिस्टम है,
4 पार्टिकल का, ये स्क्वायर है एक, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है। अब पूछा हुआ है क्वेश्चन कि इसका मास है मान लो 3 kg, इसका है 3 kg, इसका है 3 kg, ये भी है 3 kg, इसका डिस्टेंस है 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा, और ये भी 1 मीटर होगा। क्वेश्चन है कि आई की वैल्यू क्या होगी। चलो ट्राई करो। ज़्यादा तो फॉर्मूला है ही ना, इसका फॉर्मूला क्या है, बस mr² निकालना है बस। m पता है कि हर जगह का, r ढूंढो, r सिर्फ r ढूंढना है, एक्सिस से डिस्टेंस निकालने पे मिल जाएगा। चलो बनाओ, नहीं बताऊंगा। r क्या लेगा इसके लिए, 1, इसके लिए 1, पक्का है ना। ये एक्सिस हो गया, एक्सिस से कितना दूर है ये, 1, ये कितना दूर है, 1, ये कितना दूर है, 0, ये कितना दूर है, 1, 0 0, है ना। ये इस एक्सिस से ऐसा घूमेगा ना, ऐसा, नहीं समझा। तो ये 0, ये 0, ये 1, ये 1, ठीक है। तो 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 का स्क्वायर, ऐसा बनाएंगे, ठीक है। ट्राई करो। ये कैसा घूमेगा पहले एक बार विजुअलाइज कर लो इसको। ये ऐसा घूमेगा और ये वाला ये ऐसा घूमेगा। ये रेडियस ऐसा एक्ट करेगा इसके लिए, और ये रेडियस ऐसा एक्ट करेगा इसके लिए, और ये तो उसी जगह पे, ये भी उसी जगह पे, तो ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा बताओ, 3m इंटू 3 × 0 का स्क्वायर, 3 × 0 का स्क्वायर, 3 × 1 का स्क्वायर, और 3 × 1 का स्क्वायर। 2 बार 0, 2 बार 1, ऐसे ही आएगा ना। और 3 और 3 6, 6 क्या, kg मीटर स्क्वायर। आया क्या, थोड़ा हमारा समझ में आया। ये क्या है बताओ। अभी हम लोग क्या निकालना सीख रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि कभी भी किसी चीज़ को गोल घुमाएंगे तो उस समय उसका मास के जैसा सेम इफेक्ट कौन प्रोड्यूस कर सकता है। समझ में आया ना, बनेगा यहाँ तक का। आगे बढ़ जाए, अगला है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्या है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक रॉड है, इस रॉड की लंबाई जो है L है, और जो इसकी थिकनेस है वो 0 है। पहला कंडीशन। इस चैप्टर में रॉड का मतलब क्या होता है, उसका खुद का वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। समझ में आया, समझ में आया। जैसे इसको देखोगे तो इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब चीज़ है, लेकिन इस टॉपिक में जब हम लोग रॉड बात करेंगे तो रॉड का मतलब क्या है, वो सिलेंड्रिकल नहीं है, वो एक तार जैसा है। समझ में आया। अब इस तार को कहाँ से रोटेट कर सकते, देखो यहाँ से पकड़ के रोटेट कर सकते हैं, ऐसा बीच में रख के घुमा सकते हो, ऐसा इसको फ्लिप कर सकते हैं, ऐसा। तो इसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो निकालना है। इसका लेंथ कितना लेंगे L, और थिकनेस कितनी होगी इसकी, नियरली 0। समझ में आता है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन दे दिया, ये मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे घुमाना है। तो जहां से घुमाओगे इसको क्या मान लेंगे, इसमें कितने सारे पार्टिकल हैं, इस रॉड में कितने सारे पार्टिकल होंगे, इनफाइनाइट। तो ऐसे कितने सारे निकलेंगे, सबको जोड़ना पड़ जाएगा। और जब बहुत सारों को जोड़ना होता है तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। याद करो, जब किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर देखो समझ ना, यहां से यहां तक का मास और यहां से यहां तक का पूरा मास सेम होगा क्या, मतलब इतने का मास और इतने का मास सेम होगा क्या, अलग अलग होगा ना। तो मास की वैल्यू हर जगह पे अलग अलग है कि नहीं। अगर मास की वैल्यू अलग अलग है मतलब इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि यहाँ पर छोटा सा मास है, इस छोटे से मास की वैल्यू कितनी दी हुई है, dm। घर का बात है, कुछ भी मान सकते हो। और यहां से यहां तक की जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन जो है वो है dx। समझ में आया तक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I =
छोटा सा आई इक्वल्स टू क्या निकलेगा बताओ, dm और dx का समथिंग ऐसे ही आएगा। समझ में आया तक? थोड़ा मोड़ा तो समझे? गुड आउट इसमें? हाँ, किसे बता दूं? इस छोटे से इस पूरे का वो निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पूरे ब्लॉक का। तो अगर इस ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो जितने भी पार्टिकल होंगे सभी पार्टिकल का dm निकालेंगे, x निकालेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इस पार्टिकल की dx नहीं ना, x है बस, सॉरी x का स्क्वायर, डिस्टेंस x लिए हो ना, dx नहीं लेंगे, कितना लेंगे, x, पोजीशन x लिया। फिर से पूरे स्टार्टिंग से एक बार समझ लो फिर से। यही रॉड था, ये एक्सिस था जहां से घुमा रहे हैं। इस एक्सिस के अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का निकालना तो याद है फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर होता है बस। अगर एक पार्टिकल होता तो एक ही बार आता, दो में बनाया ना क्वेश्चन इससे पहले, दो वाले में दो बार जोड़े हो, तीन वाले में तीन जोड़े हो, चार वाले में चार जोड़े हो। इसमें कितने सारे पार्टिकल, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। क्या सभी को जोड़ सकते हैं? तो नहीं जोड़ सकते, इसलिए इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? अब इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या माना कि इस छोटे से भाग का मास है dm और यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ है x। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू, छोटे सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा बताओ इस पार्ट का, dm और x का स्क्वायर हुआ। अगर इसी के कंपैरिजन में टोटल निकालना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इसका निकल गया, ये तो आर्बिट्ररी है, x कहाँ ले सकते हो, यहाँ 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 कहीं भी ले सकते हैं। तो अगर टोटल निकालना हो तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm x स्क्वायर। छोटा इंटीग्रेशन का s है ना, ये तो सम, इंटीग्रेशन मतलब सम ही होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ने पे निकलता है तो जोड़ देंगे। अब x की वैल्यू कितनी थी बताओ यहाँ पर और यहाँ पर, तो 0 से L। अब प्रॉब्लम होगी ये मास कितना होगा। एक पार्ट तो हो गया, अब सेकंड पार्ट है कि इस छोटे से भाग का मास कितना होगा। इसको सोचना कैसे निकालेंगे ना, पूरा L लेंथ का मास कितना है, तो एक लेंथ का मास कितना होगा, गलत तो नहीं है? समझ में है? अगर इसकी थिकनेस dx है तो dx पार्ट का मास कितना होगा, m/l इंटू dx। नहीं समझे? सोचो एक बार फिर से, पूरे का मास m है तो एक का मास m/l, तो dx का मास m/l dx। पुट कर दो तो I की वैल्यू क्या निकल गई, इंटीग्रेशन 0 से L m/l x dx। देखो तो सही लिखा हुआ है क्या? वहां पर जो x स्क्वायर था x स्क्वायर ही है, dm की जगह पे पुट कर दिया m/l dx। समझ में आया तक? अब साइड चेंज कर दो तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, m/l बाहर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो x³/3। कहां से कहां तक, 0 से लेकर के L तक। पुट कर दो, पहले L पुट करना, उसके बाद फिर 0। तो I की क्या वैल्यू निकल जाएगी बताओ, I इज इक्वल टू निकल जाएगा, I इज इक्वल्स टू m/l इंटू L³/2, सॉरी 3। L³ से कट गया तो क्या आ गया, ml²/3। थोड़ा मोड़ा समझ में, थोड़ा मोड़ा तो बनेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन था बताओ कि एक रॉड है यूनिफॉर्म मास का, उसको इस एंड से पकड़ के ऐसा उठाऊंगा, ऐसा गोल घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बताओ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल गया, ml²/3। यहां थोड़ा मोड़ा समझ में आया? क्या यहां से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा, अब ये बताओ। चलो बीच से देखो, किनारे से घुमा रहा था, अब बीच से घुमा रहा हूं ऐसा, तो तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग। क्वेश्चन बनाए तो कि यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा और बीच में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। समझ में आया? चलो क्वेश्चन बनाओ, ये हो गया, लिख लिए, एकदम सेम क्वेश्चन दे रहा हूं।
सेम रॉड है एक, इस रॉड के बीच से एक लाइन पास हो रही है, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पूरे रॉड का मास है m और पूरा लेंथ है l। क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताइए। इससे पहले यहां से निकाले थे ना किनारे से, अब बीच से निकालना। चलो लगाओ दिमाग। क्या सिंपली जोड़ने पे आएगा आंसर? इंटीग्रेशन करना है कुल मिलाकर, समझ रहे हो ना? इंटीग्रेशन के बिना नहीं बनेगा ये। आधा दूर तक तो सेम ही होगा, आधा दूर तक सेम आएगा। छोटा सेक्शन मानेंगे ऐसा, इस सेक्शन का लेंथ कितना मान लेते हैं dx, और इसका मास कितना मान लेते हैं dm, और यहाँ से तक क्या मान लेते हैं x। ठीक है, सेम है ना पिछले वाले जैसा ही। तो फिर क्या किए थे बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या आया था, dm इंटू एक्स का स्क्वायर। मिलाओ तो ऐसे लिखे थे क्या, याद रखुआ? अब देखो dm की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, इंटीग्रेशन वहां पर जो पुट किया सेम आएगा। dm की वैल्यू कितनी आएगी, m/l x स्क्वायर dx। सेम ही ना आएगा, सेम ही तो है डायग्राम, याद रखुआ? अब इसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, लिमिट का प्रॉब्लम है इसमें। यहां से यहां तक पूरा l है, इधर को क्या मानोगे, -l/2, और इधर क्या आएगा, +l/2। समझ में थोड़ा मोड़ा? तो इंटीग्रेशन -l/2 से लेकर के l/2 तक कर देंगे, तो इंटीग्रेशन तो सेम आएगा। इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ, m/l का m/l, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³/3, और लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करनी है बताओ, -l/2 से लेकर के l/2 तक। तो m/l का m/l पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, तो हो जाएगा l/8। नहीं समझे? 3 को बाहर निकाल दे रहा हूं। l/8 कहाँ से है, समझ में आया? 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और इस l का क्यूब l क्यूब रहेगा, ये माइनस का माइनस, -l को 3 बार इंटू करना है तो -l ही बच जाएगा ना, और अपॉन 2 को 3 बार इंटू करोगे तो 8, तो m/3l, और ये हो जाएगा l³/8 प्लस l³/8, तो m/3l इंटू l का पावर 3/8। काट देंगे तो ये बचेगा 4, ये l से कट जाएगा तो बचेगा ml²/12। थोड़ा बड़ा समझ में आया, ज़्यादा फास्ट कर दिए। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि ये मेथड सीखना है, ये क्वेश्चन नहीं बनाना है, समझ रहे हो ना? कभी किसी क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसा यूज़ हो जाए तो ये मेथड का हल्का एक ब्रीफ आइडिया होना जरूरी रहता है, इसलिए इस मेथड को सिखा रहा हूँ।
समझ रहे हो ना। बाकी जो क्वेश्चन बनाते हो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे, इधर ताम झाम नहीं रहता क्वेश्चन में, ठीक है। एक तो इंटीग्रेशन, बायो वालों का आधा गोल, ठीक है, पर कठिन नहीं है। क्या किए बताओ, जो पिछले बार बनाए थे सेम है, x³/3 उसमें भी आया था, x³/3 इसमें भी आया है। लिमिट की वैल्यू वहाँ पर क्या 0 से l थी, इसे डायरेक्टली आंसर क्या आ गया था, ml²/3। यहाँ पर 2 का क्यूब करना पड़ा, इसीलिए 8 हो गया। वो 2 बार 8 आया, 8 और 8 जोड़ करके कितने हो गए, 1/4 हो गए, ठीक है। और 4 और बाहर में एक 3 और था, तो 4 और 3 मिला कितना हो गया, 12। थोड़ा मोड़ा समझ में आया, थोड़ा मोड़ा समझ में आया, बन जाएगा। तो क्या निकला बताओ, मिटा दो इसको। तो क्या निकल के आया बताओ, कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रॉड का इस एंड से निकालें तो कितना होगा, ml²/3। इस एंड से निकालें तो क्या होगा, ml²/12। अब बताओ बढ़ा या कम हुआ, कम हुआ, सही तो आ रहा है, कम होना चाहिए, कम हो रहा है। समझ में आया। अगर पूछे इस एंड से कितना होगा, तो ये तो सेम है इसी के जैसा, तो आएगा ml²/3। मोटर लगाना है ना, ऐसा रॉड है, इस रॉड में मोटर यहाँ लगा है, ऐसा घूमेगा, मोटर यहाँ लगा है, ऐसा घूमेगा, और मोटर यहाँ लगा है तो ऐसा घूमेगा। तो यहाँ पर कितना होता है, अगर यहाँ पर मोटर, इस जगह पे मोटर फिट करते हैं ऐसा, तो कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/3। इस जगह पे करोगे तो कितना होगा, ml²/12। और इस जगह पे करेंगे तो फिर से ml²/3 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक, थोड़ा मोटा तो समझ में आ रहा होगा ना, ठीक। याद हो गया ये वैल्यू। एक क्वेश्चन देखो, एक ऐसा प्लेन सीट है जिसका ये वाला साइड A है, ये वाला साइड B है, और यहाँ से घुमा रहा है, मोटर यहाँ फिट की है। क्वेश्चन है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आया किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में तो आया, कैसे निकालते हैं, है ना। ये 2 डायमेंशनल, अभी देखो इससे पहले लाइन का निकाल रहे थे, इससे पहले वाले टॉपिक में लाइन का निकाल रहे थे, ठीक है। उससे पहले अलग अलग 2 पॉइंट का निकाल रहे थे, अब एक सीट दे दियो डायरेक्टली, ऐसा समझ में है। इस सीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में इसको मान सकते हो कि बहुत सारे छोटे छोटे सीट से बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे लाइन से मान सकते हो ना, नहीं समझ में आया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताओ तो। एक एंड पे मोटर लगा हुआ है और इसकी लंबाई a है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, याद करो, 1/3 ma²। यही तो पढ़े हो, यही पढ़े हो क्या, समझ में आया, थोड़ा बड़ा समझ में आया, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाना है, कल देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। एक और देखो टॉपिक, तार वाला एक छुट्टी जा रहा था, उसको भी करवा ही दे रहा हूँ। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू याद करके आओगे घर से, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती है, सब फिक्स है, अब नहीं निकालना है, तुम लोग को सिर्फ वैल्यू पता होना चाहिए। पहला क्या हो गया, एक रिंग के लिए निकालना है, सेंटर की ये एक्सिस हो गया, सेंट्रल एक्सिस ये हो गई, ये डिस्टेंस कितना है, हर जगह से r ही रहेगा, हर जगह r रहेगा ना, तो r कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा, r का स्क्वायर कॉमन, m1 + m2 सबको जोड़ते जाएंगे, ऐसे ही ना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, m1r1 का स्क्वायर। अब कितने m1r1 होंगे इसमें, r1 तो सब में सेम होगा, r सेम में होगा, लेकिन m सब में अलग अलग होगा, तो r को कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, टोटल मास आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हो mr²। समझ में है। तो अगर कोई पूछे एक रिंग का कितना होता है, तो कितना होता है एक रिंग का, mr² हो जाता है। एक रिंग का समझ में कितना होता है,
एक रिंग का क्या होगा mr²। अब इसी के नीचे और रिंग्स लगाते गए ऐसा, तो ये क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का भी mr² होता है। एक रिंग हो या हॉलो सिलेंडर हो, दोनों का क्या होता है mr², सेंट्रल एक्सिस से। दो हुआ। अगर एक कॉइन हो, सिक्का, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr² का आधा, डेरिवेशन हटा दिया है। एक कॉइन का कितना होगा, सॉलिड सिलेंडर कितना होगा mr² का हाफ। ये भी हो गया। अगर इसी कॉइन को ऊपर की ओर बढ़ाते जाओ तो सिलेंडर बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का भी क्या आएगा mr²/2। ये वैल्यू याद करनी है, कैसे भी याद करो, मेरा वो काम नहीं है, तुम लोग काम है। एक बार समझा दे रहा हूं कि एक रिंग, एक लेंथ, अगर एक तार है मान लो, अगर एक एंड पे पकड़े हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml²/3। बीच से पकड़ो तो ml²/12। दो वैल्यू याद हुई। अगर एक रिंग है तो रिंग है मतलब बाहर पे मास है टोटल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²। उसी रिंग को बढ़ा दिए, सिलेंडर बना दिया, हॉलो सिलेंडर, उसका भी कितना होगा mr²। अब उसके अंदर भर दिए मटेरियल, सिक्का बना दिए, कॉइन, शीट बना दिए, उसका क्या होता है हाफ mr²। और अगर सिलेंडर कर दे तो हाफ mr² से हो गया। अगला हो जाएगा स्फेयर। स्फेयर दो टाइप के होंगे, एक होगा सॉलिड स्फेयर और एक होगा हॉलो स्फेयर, जो बीच से खाली होगा। हॉलो स्फेयर का होता है 2/5 mr² और सॉलिड वाले का होता है, भूल गया, याद नहीं, इसको देख लेना। एक याद आ रहा 2/5 mr² और एक और क्या था 3/5 mr² होता होगा क्या, चेक कर लेना खुद से, ठीक है, बुक से देख करके लिख लेना उसको, हो जाएगा ये भी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इतने ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख गए। बाकी याद ही करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, कुछ के निकालना सिखाए हैं और कुछ का मेथड बताया है, ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज़ करके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के दो और मेथड होते हैं। एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो दो थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ठीक है।